साउंड, कैमरा, एक्शन। एक शोख चंचल लड़की जिसके थे कुछ मासूम सपने। 18 बरस की कवारी कली थी, घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी। पर एक हादसे ने बदल दिया उनका जीवन। होना है वो होके रहेगा, फिर काहे का रोना है। लेकिन उसने खुद को बटोरा और हिम्मत के साथ शुरू किया एक नया जीवन। अजूबा हुआ कैसा कमाल, जी गए सब और हो गए मालामाल। लाखों लोगों के लिए जो बनी उम्मीद की किरण, वो हैं जानी मानी अभिनेत्री सुधा चंद्रन। कुछ भी नहीं था, कुछ भी न होगा, आपसे पहले आपके बाद। बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं जानी मानी अभिनेत्री सुधा चंद्रन से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। झूम 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 नाच मयूरी, छन छनन छन छन छनन छन नाच मयूरी। दोस्तों नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद हैं जिन्हें हमने बहुत ज्यादा सराहा भी है और कई ऐसे रोल्स हैं जिन्हें बहुत सारी नफरत भी मिली है। इनका जीवन एक प्रेरणा रहा है और आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अभिनेत्री सुधा चंद्रन जी का। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम वहां पहुंच जाते हैं सुधा जी जहां से आपकी जिंदगी बदल रही है। जी। और वो एक हादसा होता है जी। और पूरी जिंदगी बदल जाती है। मुझे पता है कि बहुत सारे इंटरव्यूज में आप ये बात कह चुकी हैं, पर विविध भारती में इस बात को दोहराना इसलिए भी जरूरी है। उसमें दुख की बात बिल्कुल भी नहीं है जी, क्योंकि मैं उस चीज को बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ। उस वक्त जब हुआ था तो दिल टूटा जरूर था, पर कहते हैं ना जब ऊपर वाला आपके साथ हो, आपके माता पिता, आपके दो बाउंसिंग बोर्ड्स हो, तो फिर किस बात का डर। बिल्कुल। एक दिन पहले सब कुछ सामान्य था जिंदगी के, कुछ घंटे पहले तक सब कुछ सामान्य था। यस। हम मंदिर जाके आ रहे थे क्योंकि मुझे याद है आई हैड जस्ट फिनिश्ड माई 12th। तो एक होता ना कि पढ़ाई का मतलब 12th इज अ वेरी टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। तो बहुत प्रेशर था और मैंने साउथ भी नहीं देखा था बिकॉज मैं बॉर्न एंड बॉट अप हियर। तो साउथ क्या है मतलब सुनते थे। तो मैंने कहा कि अपा अब चूंकि मैं बड़ी हो गई हूं तो मैं चाहती हूँ कि मैं वहां जाऊं जहां से हम बिलोंग करते हैं। एक होता ना रूट्स आपको बुलाने लगता है जी। तो ऐसे कि चलो हम ट्रिची चलते हैं, वहां से शुरुआत करते हैं क्योंकि हमारे कुलदेव वहीं पर है, लॉर्ड कार्तिकेय। तो अपा ने कहा ठीक है चलो फिर हम चेन्नई जाते हैं, फिर बैंगलोर जाते हैं, मैसूर, ऊटी। ये हमारा ट्रैवल प्लान था। ना कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि बट ठीक है चलो जितना हो सके एक आध दिन करके हम वापस चेन्नई आएंगे क्योंकि मेरी मासी चेन्नई में रहती थी। तो उनके घर रह के 2-3 दिन फिर हमारा वापस आना था। हम सब निकले यहां से, सब कुछ ठीक ठाक था, हम चेन्नई में थे। फिर हम निकल गए ट्रिची की तरफ क्योंकि मंदिर जाना था। मंदिर जाके शाम की बात है जब हम बस में चढ़े तो हमारा पीछे वाला सीट था कुछ 35, 40, 45 ऐसा कुछ था पीछे का, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो वहां आने के बाद हमारे सीट्स बदल गए। हमको कुछ 7, 8, 9 ऐसा कुछ मिला। तो अप्पा नड़ गए। नॉर्मली मेरे फादर कभी नहीं बात करते, मतलब जहां बिठा दो ऐसा। नो व्हाई डिड यू चेंज अवर सीट, ये वो। तो अम्मा ने कहा छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है 35 हो या 7 हो। बट पता नहीं अप्पा सेड नो आई डोंट वांट टू सिट हियर। कोई और चारा नहीं था क्योंकि वो एक फैमिली जा रही थी तो सब चलो ठीक है बैठ गए। हम वहां से निकले रात को। बीच में एक मंदिर आता है समयपुरम टेम्पल जहां पर सारे बसेस रुक के वो एक होता है ना कि पूजा करते हैं। तो ये ड्राइवर उतरा, वो पूजा करके बैठा। 20 मिनट के अंदर हेड ऑन कोलिशन 2 बसें ऐसी टकराई कि कुछ पता ही नहीं चला। अरे बाप रे। उस टाइम पे मुझे कुछ याद नहीं था। उसके बाद मुझे याद है कि वो जो ड्राइवर था मतलब ही वॉज ऑन माई लैप और वो पूछ रहा था पानी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि पानी कहां से दूं। तो एक छोटा सा वो एक होता ना रिवरलेट जैसा कुछ, एक नॉट इवन गटर, वो एक ऐसा ही कुछ था। तो मैंने क्या कि मैंने ऐसे ही पानी लिया और मैंने उसके मुंह पे डाल दिया एंड ही पास्ड अवे। ओह गॉड। अब पता नहीं वो बंदा कौन था, किधर था, बट आखिरी वक्त मैंने उसे पानी पिलाया। अब ये हो गया। मैंने कहा मेरे फादर मदर कहाँ है। एक वक्त होता ना कि रियलाइजेशन की हुआ क्या है, किसी चीज को अंडरस्टैंड कर। मैं भी बहुत छोटी थी, आई जस्ट फिनिश माई 12th। तो मैंने आसपास देखा, मैंने कहा अप्पा अम्मा किधर है। तो 4 दिल्ली के लड़के थे जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे। तो वो 4 लड़कों में से एक लड़का एथलीट था और मैं ही थी जो तमिल और हिंदी बोल पाती थी और वो सिर्फ हिंदी बोल पा रहे थे।
तो एक लड़का था, एथलीट था, ही रैन बैक 30 किलोमीटर्स एम्बुलेंस लेकर आने के लिए, और वो एम्बुलेंस लेकर आया। मैं ढूंढ रही थी डैडी मम्मी, और मैं चल नहीं पा रही थी उस टाइम पे। मैंने कहा हुआ क्या मुझे? फिर मुझे पता चला कि मेरा फ्रैक्चर हुआ है राइट फीमर में। तो मुझे उन 4 लड़कों में से जो एक लड़का था, उसने क्या किया, अपना बनियान निकाला और उसने एक लॉग ऑफ वुड डाल दिया नीचे और उसने बांध दिया। बोला आई थिंक मैम आपको फीमर का फ्रैक्चर हुआ है। सटकते सटकते मैंने देखा कि अप्पा मुझे मिल गए। मैंने कहा मेरी माँ कहाँ है, अम्मा कहाँ है? तो कहीं दूर मेरी माँ को वहां डाल दिया था, तब तक पुलिस आ चुकी थी। तो मैंने कहा वो मेरी माँ है। बोलता सॉरी बट शी इज नो मोर। मैंने कहा व्हाट? तो मैं गई, मैंने कहा अम्मा मेरी माँ ब्रीथ कर रही है। मैंने कहा आप कैसे कह सकते हो? बोलता अच्छा। सडनली उन्होंने रियलाइज किया कि कुछ सही नहीं है, तो डाल दिया एम्बुलेंस में। फिर मैंने कहा अप्पा किधर है? अप्पा एक कोने में बैठे थे, बट ही वाज ब्लीडिंग थ्रू हिज नोज। तो मैं डर गई। तो अप्पा को आगे बिठाया, अम्मा को लेटाया, और मैं अम्मा के बगल में बैठी थी। और हमारे आगे जो लेडी थी, उनके यूट्रस में बस का जो एक रॉड होता है ना, वो घुस गया था। ओह गॉड। और वो मुझे बोल रहे कि उसे खींचो, और ऐसे सीन मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा है। तो बोलती खींचो खींचो। मैंने कहा क्या खींचूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसने बोला जो अंदर गया है उसको खींच लो। तो मैंने खींचा। तब बात समझ में आई कि मेरे फादर क्यों नड़ रहे थे। जो इफेक्ट हुआ था वो पहले के 4 सीट थे, पीछे वाले सब सही थे। सब उतर के चले गए दूसरे बस में। ये 4 लड़के थे जिन्होंने ये इंश्योर किया कि हम हॉस्पिटल तक जाए, एडमिट किया। और आज भी मैं हर इंटरव्यू में बोलती हूं, वो 4 लड़के जहां पर भी हो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए। उस वक्त मैं थैंक्स नहीं कह पाई। अगर वो लड़के नहीं होते तो आज हम एक परिवार पूर्ण नहीं होता। मुमकिन है कि आज विविध भारती के जरिए वो सुन रहे हों, और वो शायद थे ये या बात नहीं पहुंच थे, वो जाए। या किस रूप में आए थे, वो मैं नहीं जानती। जी जी। कहते हैं कभी कभी ऊपर वाला आपकी मदद करने के लिए किसी को भेजता है, या वो स्वयं आ जाता है। तो क्या वो था? और अगर ये है तो उसको भी 42 इयर्स हो चुके हैं, जी। तो क्यों नहीं आ रहे मेरे सामने? बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ। जी। किस्मत से चलती है ये दुनिया, किस्मत का है खेल। किस्मत से चलती है ये दुनिया, किस्मत का है खेल। आई हूँ मैं तकदीर बनके, कर मुझसे मेल। अपना बना ले, दिल में छुपा ले, दांव लगा ले, आज़मा ले, गले लगा ले, मुझको चुरा ले, मेरा नशा ले, नैना लड़ा ले। किस्मत से चलती है ये दुनिया, किस्मत का है खेल। आई हूँ मैं तकदीर बनके, कर ले मुझसे मेल। अपना बना ले, दिल में छुपा ले, दांव लगा ले, आज़मा ले, गले लगा ले, मुझको चुरा ले, मेरा नशा ले, नैना लड़ा ले। महंगी बड़ी मेरी जान है, देखे ये किस पे कुर्बान है। हाय महंगी बड़ी मेरी जान है, देखे ये किस पे कुर्बान है। लाखों हजारों की भीड़ में किसका नसीबा बलवान है। मेरे सिवा कुछ भी नहीं, मैं हूँ जहाँ नसीबा वही। आजा मेरे राजा, अपना बना ले, दिल में छुपा ले, दांव लगा ले, आज़मा ले, गले लगा ले, मुझको चुरा ले, मेरा नशा ले, नैना लड़ा ले। इसके बाद क्या हुआ? ये इसके किस बाद साल की हुआ बात है? ये 81 की बात है। जी। उसके बाद हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, क्योंकि इट वाज एन एक्सीडेंट केस। अब वहां हुआ यूं कि सारे लोगों के साथ आपको डाल दिया गया। चूंकि मैं माइनर थी तो बच्चों के वार्ड में थी, अम्मा लेडीज वार्ड में थी, अप्पा मेल वार्ड में थे। 4 दिन के बाद मुझे पता चला कि मेरे फादर और मदर जिंदा है। ओह। और फिर इन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। अरे फ्रैक्चर है, फीमर का है, ये है। एक छोटा सा कट था मेरे राइट एंकल पे, तो उसको कुछ साफ वाफ किया, कुछ बराबर साफ किया कि नहीं वो भी नहीं पता, और उन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल दिया। अब
4 दिन 5 दिन वो जो टो था वो हल्का सा काला होने लगा था। तो मेरी माँ बहुत इंक्विजिटिव थी, वो हर चीज नोटिस करती थी। ने बोला ये काला क्यों हो रहा है? अरे नहीं नहीं वो पीओपी है ना इस वजह से। तभी मेरे फादर ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। शी टोल्ड माय फादर कि ये सही नहीं जा रहा है। तो तब तक मेरी फैमिली जो थी चेन्नई से वो लोग आ गए थे। उन्होंने कहा कि शिफ्ट टू चेन्नई। तो हॉस्पिटल ने कहा कि नो नो नो, अगर आप लेकर जाते हो आपके रिस्क पे। तो मेरे फादर ने कहा यहां मरने से बेहतर है कि मैं कुछ कोशिश करूं और उसका कुछ मैं करूं। तो वहां से मुझे शिफ्ट किया गया चेन्नई। ये कितना मुश्किल रहा होगा उस दौर में? इम्पॉसिबल था जी। इम्पॉसिबल, क्योंकि फर्स्ट क्लास में मुझे उस फीमर के साथ वो पूरा प्लास्टिक के साथ मुझे लिटाया गया। और जब जब ट्रेन ऐसा वो ब्रेक मारता था ना तो मुझे इतना दर्द होता था, मैं चीखती थी। तब फिर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और वहां जैसे उन्होंने खोला तो डॉक्टर डेरिक डिसूजा थे, मुझे याद है। उन्होंने देखा, बोला ओह शिट, किसने ये किया? तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? उस हालत में भी मैंने पूछा कि, मैंने कहा क्या हुआ? बोला नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं। एक होता ना इम्प्रॉम्प्टू, किसी के मुंह से आ जाता है। तो एडमिशन हुआ, उसके बाद मुझे ट्रीट करते रहे। तो उन्होंने कहा कि कुछ इन्फेक्शन हुआ, ये हुआ। तो होता ना डॉक्टर्स आपस में कुछ बात करते हैं। तो एक दिन वो लोग ना मेरा वुंड क्लीन कर रहे थे। तो वो जो एक नीडल है वो यहां से डाल के यहां से निकला और मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। मैंने कहा ये तो मेरे पैर के आर पार जा रहा है, मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा है? नो 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 नो, वी आर डूइंग समथिंग। तो मैंने अम्मा से कहा, मैंने कहा अम्मा मुझे दर्द नहीं हो रहा, क्या है? और उस दिन शाम को डॉक्टर्स ने मेरे फादर और मदर को बुला के बोला कि गैंग्रीन सेट इन हो गया। आप या तो आप जिंदगी बचा लीजिए या पैर को बचा लीजिए, आप देख लीजिए। तो मेरे फादर ने कहा जो भी हो, वी वांट हर, शी इज आवर ओनली चाइल्ड। और तब मैं माइनर थी। मेरी माँ तो मेरे सामने नजर ही नहीं आई, वरना वो एक सेकंड के लिए मुझे छोड़ती नहीं थी हॉस्पिटल में। वो तो पूरी तरह से टूट चुकी थी। मेरे फादर आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा ऐसा है कि कल ऑपरेशन थिएटर लेकर जा रहे हैं और ये डिसीजन लिया गया। तो मैंने कहा तो फिर मैं जिंदा क्यों हूं? आपने ओके क्यों कहा? नहीं भी होती तो क्या फर्क पड़ता? तो उस दिन मेरे फादर ने मुझसे वादा किया कि जो पैर तुम खोने जा रही हो ना सुधा, वो पैर मैं बनूंगा और हर कदम पे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने कहा अपा कब तक चलोगे? गारंटी है जिंदगी की? उन्होंने मुझे वादा किया कि जब तक तुम जिंदगी में कुछ नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हारा साथ रहूंगा। एंड आई लॉस्ट हिम 4 years बैक। उन्होंने अपना वादा पूरा किया। और वो दिन मतलब हमारी जिंदगी टूट गई थी। मुझे समझ भी नहीं आया कि मुझे करना क्या है। मैं जी रही थी अपने माँ बाप के लिए। मैंने कहा ये क्या जीना है, एक बोझ बन के जीऊंगी। मुझे पता ही नहीं था। फिर अगले दिन लेकर गए तो जाते जाते मैंने अपने डॉक्टर से एक ही बात कही। मैंने कहा एक बार आखिरी बार मैं अपने पैर देखना चाहती हूँ। तो वो डॉक्टर भी रो पड़ा बेचारा। आई मीन आई फेल्ट, कहते हैं ना कि डॉक्टर्स में भी एक ह्यूमन साइड है। ऑफ कोर्स, कितना भी पत्थर दिल बने यू नो, बट देखकर मुझे वो बोले कि सुधा वाई। मैंने कहा नो डॉक्टर, ऐसे प्रॉब्लली जिंदगी में अब कभी नहीं देख पाऊंगी। एक रिग्रेट हमेशा रहेगा लाइफ में। उसके बाद वो सर्जरी हुई, फिर आई लॉस्ट माई लेग। बट वहां पर एक मिरेकल जो हुआ था वो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। इनिशियली उनको लगा कि अबव द नी एम्पुटेशन है, बट सर्जरी करते समय डॉक्टर पीवीएम मोहनदास के उस नंबर 1 ऑर्थोपेडिक सर्जन, उनका ये मानना था कि पहली बार ये मिरेकल हुआ कि गैंग्रीन कभी नीचे नहीं उतरता है, वो हमेशा ऊपर चढ़ता है। ये आके बिलो द नी सेटल हुआ। तो बाहर आते ही उन्होंने अपा से कहा कि कंग्रेचुलेशंस, वी कुड सेव हर नी। तो अपा ने कहा क्या फर्क पड़ता है, नी रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है। बट बाद में हमको पता चला कि नी की वजह से मैं डांस कर पाई। जी, दैट वाज द मिरेकल। जी, यानी ये जो चीजें हैं वो आगे की दिशा उस वजह से, मतलब एक डिवाइन इंटरवेंशन जो मैं बोलती हूँ, भगवान आपके साथ चल रहा था उस वक्त। तो फिर उसके बाद मैं 6 महीने वहां रही। तो डॉक्टर पीवीएम मोहनदास मेरे पास आए तो वो बहुत रूडली कभी कभी बात करते थे। बोलते थे कि अच्छी इंटेलिजेंट हो, पढ़ाई लिखाई करो, डांस नहीं करोगी तो क्या उखड़ जाएगा। मैंने कहा सर, कल को अगर आपकी आंखें चली गई तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? जी, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। बट मैंने उनसे वादा किया था कि मैंने कहा आपने मुझे प्रोवोक किया डॉक्टर, हो सकता है वो उनकी स्ट्रैटेजी भी हुआ, वो मुझे नहीं पता। पर मैंने कहा कि मैं नहीं जानती मैं आगे चल के क्या करूंगी। मैं जब कुछ बनूंगी ना, मैं आपको आके जरूर मिलूंगी। क्या बात है। 6 महीने मैं हॉस्पिटल में रही और मैंने कहा आपा से, मैंने कहा मैं तब तक बॉम्बे नहीं आऊंगी जब तक मुझे एक आर्टिफिशियल लिम्ब नहीं मिलेगा। वहां जो एक बहुत ही खराब आर्टिफिशियल लिम्ब बना था। बट उसी दौरान डॉक्टर पीके सेठी को रामन मैक्सेसे अवार्ड मिला था जयपुर फुट के लिए उसी साल में। जी जी। तो डॉक्टर डेरिक डिसूजा, जिनका मैं हमेशा जिक्र कर रही हूं, तो वो आके मुझे बोले यू कीप प्रेइंग टू योर गॉड राइट, क्रिश्चियन थे, यू कीप प्रेइंग टू योर गॉड राइट, ही हैज आंसर्ड योर प्रेयर्स। मैंने कहा व्हाट इज दिस? ही सेड जयपुर फुट, इट हैज बीन इन्वेंटेड फॉर यू। जाओ बॉम्बे,
और जयपुर फूड की तलाश में निकलो। एक बार प्रिंस चार्ल्स और डायना की वेडिंग चल रही थी, तब आके मेरे को उन्होंने ट्रांजिस्टर दिया। मैंने कहा ये क्यों? बोला प्रिंस चार्ल्स इज गेटिंग मैरिड टू डायना। तो मैंने कहा तो मैं क्या करूं? यस। पता सुन लो, हो सकता है देयर इज अ प्रिंस चार्मिंग कमिंग योर वे। ओह। वो भी मैंने सुना। वो बंदा जो कभी चर्च नहीं जाता था, मेरी वजह से ही वेंट टू द चर्च टू प्रे फॉर मी। तो लोग ऐसे ऐसे मेरी जिंदगी में जुड़ते रहे ना। वहां से मैं निकली, यहां आई मुंबई। मुंबई आते ही मैंने डॉक्टर पीके सिद्धे को लेटर लिखा। तो लोगों ने कहा ही इज वेरी बिजी, ही इज टूरिंग अराउंड द वर्ल्ड, 1 साल तक तो वो आपको मिलेंगे ही नहीं। 5-6 दिन में मुझे एक रिप्लाई आया, कम टू जयपुर इमीडिएटली। गजब। मैंने ये नहीं बोला था कि मैं डांसर हूं, कुछ नहीं। मैं गई डायरेक्टली, 2-3 डॉक्टर्स के इन्फ्लुएंस से मैं अंदर गई। डॉक्टर सेठी बैठे थे। ही सेड अच्छा सो यू रोट अ लेटर टू मी। मैंने कहा यस डॉक्टर। सेज देयर इज अ जयपुर फुट, यू विल बी एबल टू वॉक। आई सेड मेरा वो नहीं था, चलना हो तो मैं अब तक नहीं आती, मुझे डांस करना है। तो उन्होंने देखा, बोला हाँ यू विल बी एबल टू डांस। मैंने कहा आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ मैं डांस कर पाऊंगी? बोला हाँ क्यों, तुमको लगता है कि तुम नहीं कर पाओगी? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। तो मैंने कहा डॉक्टर ये भरतनाट्यम है, फुटवर्क होता है, आप बिलीव नहीं करोगे, बाकायदा एक स्टेप मेरे सामने उन्होंने कर दिखाया। बोला इज दिस योर भरतनाट्यम, देन यू विल डू इट। मैंने कहा बट डॉक्टर आपको कैसे पता? बोलते मेरी डॉटर इन लॉ जो है वो क्लासिकल डांसर है, ओहो, तो मुझे मत सिखाना। तो मैं वहां से लिम लेकर आई, नहीं हो पाया। फिर उन्होंने स्प्रिंग लगाया, वो नहीं हो पाया। फिजियोथेरेपिस्ट को मैं बुलाई, मेरे गुरु जिनके मैं जिक्र कर रही थी। हम लोग सवेरे 9 बजे शुरू करते थे, शाम के 6 बजे तक मैं प्रैक्टिस करती थी कि क्या प्रॉब्लम है, ये नहीं वर्क कर रहा है। तो फिजियोथेरेपिस्ट मेरा, मतलब सब जुड़े थे, बट मेरे फादर को इसके बारे में नहीं पता था। वो ऑफिस जाते थे, उनके जाने के बाद हम दरवाजा बंद करके ये करते थे, क्योंकि मेरी माँ को ये डर था हम कोशिश तो कर रहे हैं, अगर कल नाकाम हुए तो फिर यही लोग हम पर हंसेंगे और फिर मेरे पापा का वो सपना फिर से टूट जाएगा जी। ये करते 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 3 साल मैंने निकाले। कानो कान खबर किसी को नहीं थी सिवाय हम 3, माँ, मैं, मेरे फिजियोथेरेपिस्ट और मेरे गुरु। कई बार स्टंप ब्लीड करता था, खून निकलता था, फिर मैं बैठ जाती थी। फिर मैं रात को सुनती थी, मेरे फादर और मदर बात करते थे, अरे इस लड़की का होगा क्या हमारे बाद। उस दिन मैं भगवान के सामने बहुत रोई। मैंने कहा मैं कुछ नहीं मांगती हूं तुमसे, ना आगे मांगूंगी, मुझे वो एक मौका दो कि मेरे माता पिता को गर्व महसूस हो कि मैं उनकी बेटी हूं। मैंने कहा उस दिन के बाद मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। वहां से मेरा जो एक मिशन शुरू हुआ, एक गोल था मेरा कि मैं डांस करूंगी। शाहरुख खान की एक बहुत अच्छी लाइन हाल फिलहाल में उनके इंटरव्यू में मैंने सुना था कि पहले दर्द होता है, फिर वो दर्द आपके जिंदगी का एक हिस्सा हो जाता है, फिर आप उसे एंजॉय करने लगते हो। तो मैं उस दर्द को ना महसूस करती थी और उसमें मैं खुशियां ढूंढती थी, मतलब मैं फील ही नहीं करती थी। बोला दर्द है ना, वो तो कल भी था, चल आज भी है और कल भी रहेगा, छोड़। होना है वो होके रहेगा, फिर काहे का रोना है। जैसा आया वैसा जाएगा, क्या पाना क्या खोना है। होना है वो होके रहेगा, फिर काहे का रोना है। जैसा आया वैसा जाएगा, क्या पाना क्या खोना है। गुजरे दिन से आते दिन से ये जो पल है प्यारा है। रंग भरी आंखों से देखो ये जहां तो न्यारा है। प्लीज एक्सक्यूज मी, लिसन टू मी मिस्टर मिसेस एंड मिस। स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। बाहर भी खिले जो सदा ही हंसता है, चेहरा भी खिले खुशियां भी मिले, घर उसी का बसता है। रोने वाले को दुनिया में कोई न देखेगा, हर कोई हंसने वाले के पास जाएगा। सुनते हैं मानते हैं सब उसी की बात, देते हैं लेते हैं
सब उसे का साथ। स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। Check it out. Hey baby, hey buddy, stop, don't cry. To the tension, to the worry, say goodbye. Come here, come here. I say hello, a smile makes it easy. Why can't you just try? बीत गई जो बात गई वो, उसको सोच के करना क्या। कल होगा जादू नहीं जिस पे काबू, फिर तो उससे डरना क्या। हंसता चेहरा गम को भुलाने काम आएगा, जो हंसेगा हार की बाजी जीत पाएगा। सबको भाती दिल लुभाती हंसने वाली अदा, मुस्कुराती खिलखिलाती गुल खिलाती सदा। करते 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 3 साल में मैंने डिसाइड कर लिया, सब कुछ हो गया। 2-2.5 घंटे के लिए मैं तैयार हो गई। मैंने अपने आपा से कहा कि आप हॉल बुक कीजिए। जी। बोला किस लिए? हॉल बुक कीजिए किस लिए? बोला परफॉर्मेंस के लिए। बोला तुम पागल हो गई हो? अरे बाप रे। मैंने कहा आपा 3 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मतलब मुझे क्यों नहीं बताया? तो मेरी माँ ने कहा तुम तो इतने लाउड माउथ हो, सबको बोल दोगे। तुम्हारी बेटी ने एक स्टेप नहीं रखा होगा, तुम बोलोगे मेरी बेटी डांस कर रही है, इसलिए हमने नहीं बताया। 3 साल आप लोग छिपा ले गए। छुपा के, मतलब मेरी माँ उसमें माहिर थी, गजब। गजब की थी वो। और मुझे याद है जिस दिन मैं परफॉर्म कर रही थी तो अम्मा ने कहा था किसी को मत बोलना प्लीज। बट मेरे फादर के क्योंकि वो लाइब्रेरी में थे, तो सारे जो जर्नलिस्ट थे उनके फ्रेंड्स थे। पता नहीं कहां से ये बात लीक हो गई। सैटरडे के दिन मॉर्निंग इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल था, लूजेस अ फुट वॉक्स अ माइल, सुधा चंद्रन कम्स बैक। ओ गॉड। और जब मैं गई ऑडिटोरियम में, जैम पैक्ड, 1000 पीपल। और आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मुझे याद है मेरी माँ विंग्स में खड़ी थी, मेरे फादर मुझे नजर नहीं आ रहे थे। उस वक्त मैंने सिर्फ अपने कुलदेव से कहा, मेरे परिवार वालों की और मेरे गुरु की इज्जत रखना, इससे ज्यादा मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे सिर्फ एक पुश दिया। मैं स्टेज पे गई, आई डांस फॉर 2.5 आवर्स। बाप रे। और जब ये खत्म हुआ तब मैंने देखा तो एक तरफ मेरे गुरुजी रो रहे थे, मेरी माँ रो रही थी, एंड द 1000 पीपल स्टैंडिंग इन द ऑडिटोरियम स्टूड अप एंड सेड वेलकम बैक सुधा। वाह वाह वाह। परफॉर्मेंस होने के बाद मैं घर गई, अपा को ढूंढती रही मैं। वो आए और उन्होंने मेरा पैर छुआ। गजब। एंड ये सेड, मैंने कहा अपा तुम कर क्या रहे हो? उन्होंने कहा जो सरस्वती तुम्हारे पैर में है ना, उससे मैं वंदना कर रहा हूं। मेरी बेटी तो मुझे दिखी नहीं उस दिन क्या जब तुम बात। परफॉर्म कर रही थी। वाह। दैट डे आई सेड कि जिस भगवान पर हमने विश्वास किया है उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा और आज तक नहीं छोड़ा। क्या बात है, क्या बात है। और वो उस परफॉर्मेंस के बाद माँ की क्या कैफियत थी, क्योंकि उसकी बहुत साधना इसमें शामिल थी। सफर करती रही वो। मेरे फादर बोलते थे, डीमेरिट मैं बोल सकती हूं, अपना दुख कभी किसी को शेयर नहीं करती थी। शायद वही एक रीजन थी। वो एक होता ना, मतलब दुख मुझ में आए, मेरे परिवार पर ना आए। क्योंकि मेरी माँ की जिंदगी जो थी ना, सिर्फ पति और बेटी, इसके अलावा कुछ नहीं था। जी। वो जीती थी हमारे लिए और वो मरी भी हमारे लिए। एक होता ना जब आप बहुत स्ट्रेस बॉटल अप करते हो तो वो एक रीजन होता है किसी बीमारी का। जी जी। Probably that's why she got cancer and she passed away. ओह, ये पहला परफॉर्मेंस जिसके बारे में आपने बताया कि इतने सारे लोग और मीडिया में पूरी तरह से ये छा गया था। जी। तो प्रेशर आया आगे और परफॉर्मेंस करने का? मैं तो हमेशा परफॉर्म कर रही थी। जी। उसके बाद तो जब प्रेस ने कवर करना शुरू किया तभी तो रामोजी राव सर ने देखा, क्योंकि जी। उनका ईनाडू और न्यूज टाइम है, जी। तो उसमें उन्होंने देखा कि ये कौन लड़की है जो ऐसे परफॉर्म कर रही है। क्योंकि उस टाइम पे रामोजी राव सर जो है वो ऐसी फिल्में बनाते थे। जैसे अश्विनी पर किया था, अश्विनी नाचे अप्पा पे। जी। मेरे पे एक फिल्म की थी, फिर एक और लड़की थी जिसकी एक ट्रू स्टोरी थी जो विजय शांति ने किया था, आई थिंक। वो ऐसी फिल्में बनाते थे जो जी। डिफरेंट हो और समाज में कोई एक मैसेज दे सके। तो जब उन्होंने इसके बारे में पढ़ा, और मेरा वो था कि जहां मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस कुल देवता के मंदिर में जाके मैं नाचूंगी, तो मैं वहां गई, ट्रिची में जाके मैंने डांस किया। और ये हादसे के कितने साल बाद? इमीडिएटली, अरे बाप रे। इमीडिएटली
पहले मुझे वही परफॉर्म करना था, पर वो नहीं जा पाई, मैंने यहाँ परफॉर्म किया जी। एंड डॉक्टर पीके सेठ ही आए थे, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं नहीं डांस करूंगी जब तक आप नहीं आओगे, और वो बैठे थे। परफॉर्मेंस के बाद आके मेरे से पूछ रहे, तूने कैसे किया बेटा? मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं आप सर, आपने तो मुझे बोला था कि मैं डांस कर पाऊंगी। पता है, एक बात मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूं, तुम इतनी इनोसेंट थी, मैं तुम्हें इनकार नहीं कर पाया, हालांकि मुझे विश्वास नहीं था कि तुम डांस कर पाओगी। गजब। बताइए, मेरा जयपुर फुट ने कमाल नहीं किया, ये तुम्हारा जो एक डिटर्मिनेशन है ना, वो कर गया जयपुर फुट पे। और मैंने कहा कि सर वो तो वर्क कर गया, बट अगर उस वक्त आप ना बोलते तो शायद मैं नहीं डांस कर पाती। तो कई बार डॉक्टर्स के जो एक साइकोलॉजिकल बात होती है वो, तो मैं वहां परफॉर्म कर रही थी मंदिर में, तब इतनी बारिश हुई तो वहां कोई प्रेस वाले आए थे वीडियो, वो उस रात को वहां रुक गए। तो किसी ने कहा कि ऐसी एक लड़की डांस कर रही है, आ जाओ। इन्होंने आके कवर किया और वो ईटीवी के लोग थे। जी जी। और रामोजी राव सर ने वो परफॉर्मेंस मेरा देखा इत्तेफाक से इत्तेफाक उसी जुड़ता मंदिर गया। में जहां से मैं आई थी, जहां ये एक्सीडेंट हुआ। जी। सब कुछ मैं बोलता ना, ऊपर वाले की जो स्क्रिप्टिंग है ना, परफेक्ट स्क्रिप्टिंग है, फ्लॉलेस से पूरा। फ्लॉलेस स्क्रिप्टिंग, जिसमें कोई लूप होल्स नहीं है। ये इंटरव्यू देखने के बाद उन्होंने वो न्यूज टाइम में पढ़ा, बोला इस लड़की को बुलाओ, मुझे इसकी कहानी बनानी है फिल्म। अप्पा और मैं गए, कहानी सुना रही थी, तो वो जो डायरेक्टर वहां बैठे थे, सिंकीतम श्रीनिवास राव, उन्होंने कहा फिल्म बनेगी तो इसी के साथ बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। तो वो भी लेजेंड डायरेक्टर हैं। सिंगीतम श्रीनिवास राव, जिन्होंने अप्पू राजा बनाई है, मतलब कमल सर के सारे फिल्में। हाँ, मुझे याद है कि वो लव भी बनाई थी उन्होंने यहाँ कुमार गौरव के साथ, जी। रेवती के साथ। तो ही इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स ऑफ तेलुगु एंड तमिल। पुष्पक बनाई। पुष्पक बनाए, यस। तो मैंने कहा है, मैंने कहा ये कौन सी नई कहानी है अभी? मैंने कहा कहानी सुनने मुझे बुलाए थे आप, ये कौन सी कहानी है? बोला ना, तेरे एक्सप्रेशंस ना हमको लगता है कि तुम कर सकती हो। तो मैं घर आई, मैंने कहा मेरे को नहीं करना वरना फिल्में। तो मेरे फ्रेंड्स बोले, अरे तू तो जिंदगी भर यही, तू हर किसी का रोल करती थी, हेमा जी ऐसी करती है, रेखा जी ऐसी करती है, मौका मिला है मार दो ना, एक ही तो फिल्म करनी है, आ जाओ वापस। फिर हमारे घर में जो एक होता ना साउथ इंडियन फैमिलीज में, मेरी माँ ने कहा फिल्म नहीं करेगी। तो मेरी फादर की जो मदर है वो बहुत मॉडर्न थी, दादी जो नाचे मयूरी में जो दादी थी, जो कैरेक्टर था वो मेरी दादी ओरिजिनल वैसी थी। बोला अब कोई डिस्कशन नहीं होगा, वो ये फिल्म करेगी, फुल स्टॉप, और तुम उसके साथ जाओगी। मेरी माँ को उसने बोला तुम जाओगी या मैं जाऊं? तो मेरी माँ बोली नहीं नहीं मैं जाती हूं। तो वहां से एक फिल्मी करियर की मेरी शुरुआत हुई, मयूरी से, तेलुगु में, फिर वो फिल्म हिंदी में बनी नाचे मयूरी। जी।
नीचे, ऐसा पवन झकोरा आया, दौड़ पड़ी मैं उसके पीछे। मैं तो सोई थी बगिया में चैन से, अपनी अखियां मीचे, ऐसा पवन झकोरा आया, दौड़ पड़ी मैं उसके पीछे। पागल कर डाला मुझको रुत के इशारों ने, झूम 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 नाच मयूरी, छन छन लन 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 नाच मयूरी, झूम झूम नाच मयूरी, छन 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 नाच मयूरी। तेलुगु में वो फिल्म कितनी चली? कितनी चली? उतरी ही नहीं, उतरी ही नहीं थी वो। मुझे याद है जब मैं 20-25 दिन के बाद गई तो मेरे कटआउट्स लगे थे चारों तरफ। और जितने स्पेशली चैलेंज लोग थे वो दूध का अभिषेक कर रहे थे। मतलब ऊपर वाले से मैं और क्या मांग सकती हूँ। देखिए, रियल लाइफ हीरोइन हर कोई बनता है जी, रियल लाइफ हीरोइन जिंदगी में बनना क्या बात है। कहीं ना कहीं ऊपर वाले की बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। जब आपने खुद को पहली बार पर्दे पर देखा तेलुगु मयूरी में, वो अनुभव कैसा था? वो कौन सी स्क्रीनिंग थी, कहाँ हुई थी? प्रसाद लैब में हुआ था। मुझे पता ही नहीं था। एक होता ना कि कई बार ना मेरे साथ ऐसा होता है, मैं ब्लैंक हो जाती हूँ। जी, आपके पास इतने इमोशंस होते हैं बट उस पॉइंट पे आके ना आप उसको, हालांकि मैं इतना रेसिप्रोकेट करती हूँ, मैं बहुत वोकल हूँ, बट जैसे मैंने देखा ना, मैंने कहा ये मेरा ख्वाब है, ये क्या सच में हो रहा है? तो जब वो सब कुछ चलता है ना तो आपको उसका पता ही नहीं चलता है कि उस वक्त आप क्या फील कर रहे हो। और जब शो के बाद जब लोगों ने कहा कि सुधा जी व्हाट अ परफॉर्मेंस, मैंने कहा व्हाट परफॉर्मेंस? ये तो सिंगीतम श्रीनिवास राव सर थे जो मुझे बताते जाते थे। ही वाज लाइक अ फादर फिगर एंड आई डिडंट नो द लैंग्वेज। मुझे तेलुगु नहीं आती जी। मुझे याद है मैं 9 बजे पैकअप करती थी, खाना खाती थी, 10 बजे से लेकर सवेरे 3 बजे तक मैं बाय हार्ट करती थी। और एक असिस्टेंट डायरेक्टर बेचारा रेड्डी था, वो मेरे साथ बैठता था जी, ताकि अगले दिन की मेरे प्रिपरेशन हो। और फिर मैं 4 बजे उठती थी और मेरा मेकअप शुरू हो जाता था 5 बजे। तो मेहनत तो मैंने उस वक्त से करना शुरू किया था और उसी मेहनत का फल मैंने देखा जी। तो आई वॉज लाइक अ वेट क्ले, जो डायरेक्टर मुझे मोल्ड कर रहे थे और मैं बनती गई। आज जब लोग मुझसे कहते हैं कि आप अच्छे आर्टिस्ट हो, तो एक कहीं ना कहीं एक साइलेंट थैंक्स मैं संगीतम सर को बोलती हूँ कि सर आज आपकी वजह से लोग मुझसे कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी आर्टिस्ट हूँ और उन्होंने मुझे टेक्निकलिटी सिखाई। कोई यादगार बात जो आप हमारे साथ बांटना चाहें, क्योंकि एक बहुत लेजेंड डायरेक्टर हैं संगीतम श्रीनिवास राव, और हम तो अपने श्रोताओं से भी कहेंगे कि अगर आपने उनकी फिल्में नहीं देखी तो जरूर देखिए। पुष्पक फिल्म के बारे में उन्होंने नाचे मयूरी के टाइम पे बात की थी, मयूरी के टाइम पे। मैं एक फिल्म के बारे में सोच रहा हूँ, इट्स अ साइलेंट फिल्म। मैंने कहा इस हीरा में साइलेंट फिल्म कौन करता है सर? मतलब मैं करूंगा, गजब, मैं करूंगा और कमल के साथ करूंगा, बिकॉज वो बहुत क्लोज थे। तो वो जो फर्स्ट शॉट है ना, जहां पर वो पॉट के अंदर वो क्रो आके पेबल्स डालता है और फिर पानी भरता, वो फर्स्ट शॉट उस वक्त उन्होंने मुझसे डिस्कस किया था। वाह। तो मैं सोचती थी इतने बड़े डायरेक्टर मुझसे बात कर रहे हैं, मतलब मैं तो टुच्चू हूं, नहीं पहली बार आई हूं। और अभी मैं सर से मिली थी, ही इज 95। उनका जो स्पीड है ना, हम नहीं मैच कर पाते। अभी भी ऐसे भागते हैं वो, बाप रे। मैंने कहा सर क्या एनर्जी है आप में, बट टच वुड आई एम ब्लेस्ड टू हैव वर्कड विद हिम। क्या बात है। फिर नाचे मयूरी कैसे बनी? और वहां तो श्रीनिवास राव नहीं आए, यहाँ पर टी रामाराव सर आए। टी रामाराव साहब आए। जी, हम अपने श्रोताओं को बताते हैं कि टी रामाराव यानी वो निर्देशक जिन्होंने हिंदी में जुदाई की संसार की थी, सलमान खान की पहली फिल्म। हाँ, जो पहली या सेकंड फिल्म थी, क्योंकि मुझे याद है जब नाचे मेरी मैं शूट कर रही थी महबूब में, तो उनके 3 सेट लगे थे जी। तो सर यहाँ से वहां जाते थे, नसीर साहब को कुछ बोल के आते थे, फिर यहाँ जाते थे, रेखा जी को कुछ बोल के फिर वापस आते थे। तो मतलब उस टाइम पे उनके 3-3, 4-4 फिल्में फ्लोर पर थी। एक लेजेंड डायरेक्टर हैं वो, मोस्ट कमर्शियली सक्सेसफुल डायरेक्टर। languages। हाँ, कमर्शियली बहुत बड़े सक्सेसफुल डायरेक्टर थे। अब दोबारा पूरी फिल्म बन रही है और इस बार हिंदी में है। इस बार मैं बहुत प्रिपेयर्ड थी जी, क्योंकि मैं वो दौर से निकल चुकी थी ना। तो यहाँ लोग मेरे को पूछते थे अच्छा उधर क्या करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था वाओ, लोग तो मुझसे पूछ रहे हैं।
बिल्कुल सही। तो सडनली मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ी एक्सपीरियंस्ड हूँ इस सब्जेक्ट में, और वैसे भी बहुत कीड़ा है ना मुझे डायरेक्शन का, तो मैं सर के साथ बैठती थी, ये शॉट क्यों ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, क्योंकि मैं मनोज साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ डायरेक्शन में। मतलब ऐसी कोई फिल्म नहीं है जो मनोज साहब की फिल्म में डायरेक्शन के लिए नहीं देखी। So, मुझे डायरेक्शन का बहुत कीड़ा था उस टाइम से। तो इस हिंदी वर्जन की कोई यादगार घटना? जयपुर में था वो, आई थिंक वो बंदरों को हम कुछ वो दाने वाने खिलाते हैं, मैं और शेखर। तो टी रामराव सर मुझसे बोल रहे थे, वेयर डिड यू शूट दैट रेलवे बैकग्राउंड? मैंने कहा रेलवे बैकग्राउंड तो जयपुर में नहीं था सर। मैंने कहा मुझे याद नहीं है। व्हाट आर यू टॉकिंग, आई विल शो यू द रील, शुड सी दैट फिल्म, देयर दैट रेल। मैंने कहा सर ये रेल नहीं है, ये वाटर इफेक्ट है जो उन्होंने क्रिएट किया है। ओके, आई सेड सर दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मयूरी एंड नाचे मयूरी। तो उनको बहुत बुरा लगा था उस वक्त। देन एक बार था कि जब शेखर सुमन के कॉस्ट्यूम्स के लोचे हुए थे, आधा सीन हमने शूट किया था एक कपड़े में, दूसरा सीन वो अगले दिन कुछ और पहन के आया। मैंने कहा ये कपड़े तो नहीं पहना था, ये तो कुछ और कपड़े थे लास्ट शेड्यूल में। फिर पूरा वो सीन रीशूट हुआ। टी रामराव सर होता है, लुक एट हर मेमोरी वेरी शार्प, हाल असिस्टेंट बोर बकवास। वो कुछ अच्छे इंसिडेंसेस थे। एंड अरुण ईरानी जी जिन्होंने मेरे स्टेप मदर का रोल किया था, सख्त एकदम। या उसमें वाई विजया ने किया था, शी वाज आल्सो वेरी गुड एक्ट्रेस। यहाँ पर अरुणा जी, वहां से वो मेरी आइडल बनी। मतलब इतना डांटती थी, इतना मारती थी, पर हर बार मेरे साथ आके बैठती थी वो। और जब वो कपड़े चेंज करके आती थी ना, तो ऐसा लगता था कोई 16 साल की लड़की है, स्कर्ट और ब्लाउज में आ जाती थी। अच्छा। मैंने कहा माँ ऐसे बोलते, तो फिर तेरे को क्या लगा, मैं व्हाइट पैच लगा के घर जाऊंगी? अरे हीरोइन हूं मैं, हीरोइन। तो शी वाज सो स्वीट। और हमेशा लोग मुझसे पूछते कि फिल्म इंडस्ट्री में आपके आइडल कौन है? मेरे लिए अरुणा जी है। क्या बात ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो उन्होंने नहीं किया हो। यस। एंड द वे शी हैज लिव्ड लाइफ, जो स्ट्रगल उन्होंने देखा है। बिल्कुल, क्योंकि बचपन से शुरुआत हो गई थी। मधुमती व्हेन शी वाज 8 years old, अपने फादर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने उठाई, अपने पूरे परिवार को सेट किया, और आज भी शी वॉक्स विथ हर हेड हाई। क्या बात है। मतलब मेरे को बोलती थी, जब मैं बोलती माँ ये करना चाहिए क्या, क्यों नहीं करना चाहिए, उनका बोलने का स्टाइल था, देख बेटा तू घर में बैठेगी तो बैटिंग नहीं करेगी, रन नहीं बनाओगी, पेविलियन में बैठी रहोगी, मैदान में उतरोगी, 1 रन लोगी, चौका भी मार सकती हो, कभी छक्का भी मार सकती हो। वाह वाह। तो रोजाना बैटिंग करना, जितना कैमरा से बात करेगी ना उतना तुम फ्रेंडली बनोगी। क्या बात है। ये मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन रहा है। उस दिन से आज तक जो भी मेरे पास काम आता है, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, मैं कभी ना नहीं बोलती। क्या बात है। Yes. अब देखिए ना, यहाँ एक गाने का मोमेंट आ गया। कौन सा गाना आप चुनेंगी? अरुणा जी के लिए मैं वो गाना बोलूंगी, चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, कारवा।
रामा हाय रामा। यहाँ ये बताइए कि इस फिल्म के म्यूजिक की सिटिंग्स हो रही थी तब आपका मिलना हुआ लक्ष्मी प्यारी से? हाँ, मैं गई। गोपी जी मुझे लेकर गए तो बोले कि बैठ, सुन, इसमें तेरे को नाचना है। म्यूजिक रूम में गई आप? उनके घर पे गई हूँ मैं। ओहो। हाँ, एक तो होता है ना कि काम तो बात की बात है, एक तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को सामने देखना अपने लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप पारसमणि में गई? पारसमणि में गई मैं, वहां बैठी तो सर बोल रहे थे, लक्ष्मी जी और प्यारी जी, अरे बहुत अच्छा म्यूजिक बन रहा है बेटा, तुम अच्छा डांस करना। हाँ, तब तो कुछ ऐसे जाता था ना, कुछ रजिस्टर ही नहीं होता था जी। मतलब द फैक्ट इवन टू डाइजेस्ट कि आप इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठे हो, जो कभी हम फिल्म फेयर या स्टारडस्ट में पढ़ते थे, अब वो लोग आपके सामने बैठे हैं। और ये बहुत अलग म्यूजिक बन रहा था। पूरा ऐसे बैठते थे, तबला, ये हारमोनियम, तो मैं सोचती थी अच्छा ऐसा म्यूजिक बनता है। एक तो सिस्टम को हम समझ रहे थे जी, इनसे हम बहुत अनजान थे। हमको क्या लगता था, अरे गाना बजा, वो जो बेवकूफ की तरह हम नाचते थे, बट उसके पीछे कड़ी मेहनत, लोगों का मतलब जो एक साधना है, एक कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये सब बिकॉज गोपी जी भी मेरा परफॉर्मेंस देखने आए थे, वाह, ये जानने के लिए कि मेरे क्या प्रॉब्लम्स है और मैं क्या नहीं कर सकती। ये रिसर्च वर्क था। क्या बात। फिर वो मुझे बोलते थे, ये गाना तू सुन बेटा, तेरे को इस पे नाचना है। तो ये सब हमने किया है। तो आफ्टर दिस ऑल्सो जब मैं डांस करती थी, जब गोपी जी डायरेक्ट करते थे, तो एक तो मैं भरतनाट्यम डांसर, तो मुझे कथक बिल्कुल नहीं आता था, तो उनके जो चक्कर होते थे तो मुझे समझ में नहीं आता को करना कैसे। मैं खड़ा हूं, मुझे देख, घूम और वापस मुझे ही देख। तो मैं बोलती थी, मैंने कहा मास्टर जी वो दिख नहीं रहे हो आप, क्योंकि तेरा कंसंट्रेशन नहीं है। तो वो ऐसे डांटते थे हमको जी। और मुझे याद है कि कोई एक स्टेप मुझसे हो नहीं रहा था या पता नहीं क्या था उस दिन, वन ऑफ दोज बैड डेज जब आप नहीं कर पाते हो। तो मैं खड़ी थी, तो ऐसे खड़ी थी स्ट्रेट, तो पीछे से गोपी जी आए और पीछे से ना जैसे बच्चों नहीं मारते नीज पे थप करके, तो मैं एकदम ऐसी गई। मैंने कहा मास्टर जी दर्द हो रहा है। बोलता मैंने इसलिए किया बेटा ताकि जिंदगी में कभी भी कोई काम आए उसको ना नहीं बोलना, ये याद रखना इस दर्द को। वाह, सिखाने का अंदाज। क्या बात है। और वो गोपी जी यानी द ग्रेट गोपी कृष्ण द जी, लेजेंड गोपी कृष्ण जी, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कथक एक्सपोनेंट जी, और फिल्म इंडस्ट्री से भी जो उनका जुड़ाव रहा है, उनका और संध्या जी का वो गाना, जनक 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 पायल बाजे। मैं वही बोलती थी, मैंने कहा इतने बड़े कलाकार हमारे साथ तो बच्चों की तरह काम करते थे। मेरे को बोलते थे हाय 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 तेरी आंखें तो डायन जैसी दिखती है। मैंने कहा मैं कहां से डायन दिखती हूँ मास्टर जी। सबको बुलाते थे, चलो 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 शॉट रेडी है। उनके कोई भी असिस्टेंट्स वहां नहीं होते थे, टी रामाराव सर के, सब मेरे रूम में गप्पे ठोकते थे। तो बोलते थे जा बेटा, उसके साथ ही बैठे होंगे 5 के 5, ठोकती रहती है वो गप्पे। तो मेरे को बोलते थे एक बात कहूँ सुधा, अगर लाल पत्थर बनेगा ना, हेमा मालिनी का रोल तो कर, क्योंकि तेरी आंखें जो है ना वो डायन जैसी है। हे भगवान। मैंने कहा गोपी जी क्या बात कर रहे हैं आप, बट ही वाज सो ट्रू। आगे चल के जब मैंने नेगेटिव रोल्स किए, लोगों ने मेरे आंखों की तारीफ की। यस यस बिल्कुल, तब आपने प्यार की बजाय बहुत नफरत बटोरी। हाँ बट वही तो है ना कि वो कुछ आपकी लोग कामयाबी बोल देते हैं जी। हमको उस वक्त समझ में नहीं आती है बातें, और गोपी जी जैसे लेजेंड का ये बोलना हमने उस वक्त सीरियसली नहीं लिया। यस, बट आगे जाके वो प्रोफेटिक हुआ, क्या वो बात सच में बदल गया। एकदम। म्यूजिक रूम की बात हो रही थी, बख्शी साहब मिले कभी वहां? नहीं मिले, नहीं मिले, बख्शी साहब मुझे कभी नहीं मिले। कुछ कुछ लोग ऐसे
नहीं मिल पाई मैं। जी, यहाँ सुनते हैं नाची मयूरी का गाना, तो कौन सा गाना होगा? दो पहलू है नाची मयूरी में, एक जो मयूरी का गाना है झूम झूम नाच मयूरी, वो टाइटल सॉन्ग है, टाइटल सॉन्ग है, लेकिन एक और पहलू साधना आराधना मेरी रह गई अधूरी। अब वो गाना शायद इस वक्त सूट नहीं करेगा क्योंकि मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, बट यस वो एक बहुत ही इमोशनल गाना है जी, जो मेरी पूरी जिंदगी को डिफाइन करता है। तो यस, इट इज साधना आराधना। सुनते हैं। जी।
नाचे मयूरी भी बहुत बड़ी हिट हुई जी। और पूरे हिंदी संसार को जी। ये ऑलरेडी पता था आपकी कामयाबी की कहानियां थी, लेकिन जब कहानी फिल्म पर आती है तो उसका असर कुछ अलग होता है। जी। तमाम अवार्ड्स इन दोनों फिल्मों ने जीते जी। और ये जो कामयाबी है, क्या चल रहा था मन में, क्योंकि अब आप बहुत ज्यादा फोकस में आ गई थी। मुझे तो नेशनल अवार्ड मिला था मयूरी के लिए, स्पेशल बिल्कुल। जूरी अवार्ड मिला था। उस वक्त उसकी भी मैं अहमियत नहीं समझ पाई, सच में मैं बोल रही हूँ। जब इतने सारे लोग आए थे और मैं देखती थी, मैंने कहा ये इसका क्या। इनफैक्ट अब जब मैं उस अवार्ड को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैंने क्या पाया है इस लाइफ में। मतलब लोग तरसते हैं उस अवार्ड को हाथ में लेने के लिए। जी। तो अब मैं सोचती हूँ कि यस, ऊपर वाले ने मुझे इतना बख्शा, इतना दिया है कि शायद ये जन्म कम होगा वो ऋण चुकाने के लिए। तो जब मयूरी रिलीज हुई, सुपर हिट, नाची मयूरी सुपर हिट, मैंने कहा माय गॉड, मतलब ये फिल्म का इतना प्रभाव है लोगों पर। क्योंकि मयूरी देखते वक्त जब लिम्ब निकालती थी और जब ब्लड निकल आता था तो औरतें फेंट होती थी थिएटर में देखते देखते, तो फिल्म को रोकते थे उनको वापस टू गेट देम बैक। नाची मयूरी के टाइम पे भी जब मैं प्लाजा गई थी, मतलब फिल्म के बाद फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि लोग खड़े रह के फिल्म के लिए तालियां बजा रहे थे। वाह वाह। विच इज वेरी रेयर। या तो आप सुन हो जाते हो। नाची मयूरी में जब, हालांकि मुझे डर लग रहा था कि हीरो को घर से बाहर निकालना, हिंदी में नॉर्मली ना हीरो मरता है ना हीरो जा सकता है जी। बट जब मैं एक एक दरवाजा बंद करती रही, लोग उठ उठ के तालियां बजा रहे थे, तो शायद वही से एक नारी शक्ति का उत्पन्न हुआ था। बिल्कुल। कि एक औरत अगर चाहती है तो वो बहुत कुछ कर सकती है। एंड इट वाज वेरी सिंबॉलिक कि वो सारे दरवाजे बंद कर देती है और ये बोलती है कि भैया ये मेरी दुनिया है जो मैंने बनाई है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। क्या बात है। सो दैट वाज सिंबॉलिक। वैसे ही तो बिल्कुल। सिंगीतम श्रीनिवास राव का वही तो एक कॉन्सेप्ट था हम्म। कि ये मेरी दुनिया है, जो मेरे लिए नेगेटिव लोग हैं उन्हें मैं अपनी जिंदगी में नहीं रखूंगी। एंड उसकी एक नई जर्नी शुरू होती है। वहां पर लोग मतलब तालियां बजा रहे थे। उस फिल्म को ऑलमोस्ट 40 इयर्स हो गए जी। आज भी जब मैं बाहर जाती हूं तो जब औरतें आकर, जैसे मैं अब यहां आई, तो औरतों का यही कहना है कि you're a big inspiration for us। तो ये बहुत बड़ी बात है। जी। आपको पता भी नहीं चलता कि एक फिल्म के जरिए आप कितने लोगों की जिंदगियां बदल देते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में जानी मानी अभिनेत्री सुधा चंद्रन से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। इसका तीसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, हर पिक्चर की कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है, रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज। सुपर है, डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।